हाय एवरीवन। कैसे हो जी आप सभी लोग। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर। तो हमने कल से इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करी थी गाइस। तो आज उसी सीरीज का सेकंड टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी। कल मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आज के सेशन में हम हिस्टोरियोग्राफी करेंगे। आई होप कि आपने क्लास 6 की बुक उठाई होगी और थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, और क्लास 12 की बुक उठाई होगी, उसको थोड़ा सा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कल वाले टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन में है आज वाला टॉपिक, और आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट पूरा कम हो जाएगा कल और आज का मिलाकर। तो इतनी मेहनत आपको अपने आप करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पर भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ यूपीएससी सीएससी की कैटेगरी में। तो ये जो मेरा कोर्स है ये वाला, ठीक है, ये भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही उतनी ही डिटेल में हम करेंगे। तो यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम्स हैं, टू डे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, तो ये जो कोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ये सब में काम करेगा आपका। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये कोर्स को डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर एंशिएंट मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं एंशिएंट यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने अभी मेडिवल कराया है, अभी चल रहा है मेडिवल, पॉलिटी चल रही है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। कल से वहां पे सोशल इश्यूज की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सोशल जस्टिस की। तो उन सारी क्लासेस के लिए आप लोग मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। उसका लिंक मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। सो अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी फॉरेन में ऑफर चल रहा है फिलहाल 28 अप्रैल यानी कि परसों तक ये ऑफर वैलिड है। प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको। यदि आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे। जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके, और पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लोन की सुविधा है प्रिपरेशन के लिए, और 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। और आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है कैसा भी, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, ये नंबर मैंने तब भी दिया था जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू किया था, और आज मेरे साथ वहां पे 200 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये नंबर जो है मेरा हिस्ट्री वालों के लिए भी है। तो आपको कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे तो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिलते जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने सोशियोलॉजी की जिम्मेदारी ली थी, तो वो भी दिए हैं नोट्स आपको, और इसके नोट्स भी मैंने आपको दिए। चलिए, सो यूपीएससी सीएससी अल्टीमेट सरप्राइज 20 बुक्स का ये सरप्राइज है। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 बुक्स जीएस पेपर 1 2 3 4 की और ऐसे पेपर की सारी बुक्स आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगी। चेज योर यूपीएससी ड्रीम, ये लोन प्रिपरेशन के लिए लोन, ये यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए लोन है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ईजी है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं यदि आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली। तो अनअकैडमी पर कॉम्बैट भी चल रहा है भाई। तो कॉम्बैट अगला जो होने वाला है वो 2 मई को होने वाला है। ठीक है, 2 मई को, हर संडे होता है ये, एवरी संडे होता है। ठीक है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए एक कॉम्बैट है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में होते हैं। यहाँ पर एनरोल करना है आपको, तो आपको मेरा कोड लगा दीजिएगा एनरोल करने के लिए। उसका लिंक भी क्या है कॉम्बैट का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे। यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यहाँ पर भी आपको क्या है, यहाँ पर यदि आप 28 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन यूपीएससी सीएससी की कैटेगरी में अनअकैडमी आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 महीने का एक्सटेंशन 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। साथ ही साथ यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। जीएस आइकॉनिक कॉम्बो ऑप्शन सबके लिए वैलिड है। 28 तारीख से यानी कि परसों से आपके नए बैचेस आ रहे हैं। बैचेस 1 ईयर के लिए हैं बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में। बैचेस 2 ईयर के लिए हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में। सारे बैचेस में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस खत्म कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, और एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ ही मिल जाएगी।
ठीक है। एनसीईआरटी के बैचेज हैं कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में, तो ये आपको अनअकैडमी दे रहे हैं। साथ ही प्लस में क्या है, आपकी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि बेहद ही अच्छे हैं, और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपकी तैयारी में एक अलग ही एसेंस, अलग ही इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है, ठीक है, जो थ्रू आउट द जर्नी आपको गाइड करेगा। तो आपको एक एक मेंटोर की मतलब तहत, आपको पर्सनल मेंटोर के तहत आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। यहाँ आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो, यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट अलग से होंगे, यहाँ पर आपके लिए वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, यहाँ पे आपके टेस्ट का एनालिसिस आपका मेंटोर करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अच्छे फीचर्स हैं अनअकैडमी के, रियली अच्छे फीचर्स हैं। तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक के दोनों के ही प्राइस डिटेल्स वगैरह सब कुछ इस स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप कॉम्बो के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई इन द सेंस कॉम्बो का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। ऑप्शनल में पेपर 1, पेपर 2 प्लस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो साथ में मिल ही रही है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल रही है। तो उसके लिए 1, 2, 3 ईयर के प्लान्स आपकी स्क्रीन पे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी की ऐप पर जाकर, जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे यूपीएससी की कैटेगरी चूज करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर मेरा कोड लगाना है, और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे यहाँ पर रमा_शर्मा, तो ये जो मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आपका 10% जो है फीस कम हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा कोड है रमा_शर्मा। तो कल हमने किया था कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, आज हम करेंगे हिस्टीरियोग्राफी। तो इतना मैंने आपको करा दिया है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई शंका हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज हम ये दोनों टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी क्लासेस हैं ये कम्प्लीटली फ्री हैं। ये मेरे उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के कोर्स में बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं मैम आप हिस्ट्री का भी कराओ, आप ही कराओ, आप ही कराओ, आप ही कराओ। तो ये उनके लिए है। बाकी जो भी नए लोग हमसे जुड़ेंगे उनका भी वेलकम है, उनके लिए भी है। तो ये सब हम कल करा चुके, तो कल के लेक्चर में आप जाकर इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने डिटेल 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर लिया था, उसमें आप ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा यहां से हिस्टीरियोग्राफी से। तो हिस्टीरियोग्राफी क्या है कि हिस्ट्री को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बताया है, लिखा है। तो इसके बहुत सारे मतलब है। पहला कि हिस्ट्री कैसे प्रोड्यूस हुई, इसके बारे में लोगों ने बताया। डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ दी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ है एज अ सब्जेक्ट, ये सब चीजें यहां पर है। लेकिन जब अगर हम जीएस पेपर के हिसाब से बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि हिस्ट्री मतलब जो है वहां पर हम हिस्टोरिकल राइटिंग्स की बात करेंगे कि हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा गया है। अलग अलग तरीके के लोगों ने, अलग अलग तरीके के विचार वाले लोगों ने हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से लिखा है। तीसरा, हिस्टीरियोग्राफी का मतलब ये भी है कि हिस्ट्री को प्रोड्यूस क्यों किया गया, व्हाई हिस्ट्री इज प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया गया है, क्या लिखा गया है। व्हाई हिस्ट्री इज प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं आज हम देखने वाले। ठीक है, तो हाउ हिस्ट्री हैज बीन प्रोड्यूस, व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस और व्हाई हैज बीन प्रोड्यूस, ये तीन चीजें हैं हिस्टीरियोग्राफी में। कैसे प्रोड्यूस किया गया, क्या प्रोड्यूस किया गया, क्या बताया गया और क्यों ऐसा बताया गया। ठीक है, मतलब कि क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है, और फिलॉसफी क्या है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस ने हमको बताई है उसके हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। जैसे कि हम अकबर को द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर कहते हैं, लेकिन अकबर का अगर आप इनिशियल टाइम पीरियड देखेंगे तो अकबर जितना कट्टर कोई नहीं था। वो व्यक्ति वो व्यक्ति जिसने अपने भाई को, ठीक है, महाम अंगा के बेटे को छत से, ऊंचाई से गिरा गिरा के बार बार ऊपर मंगवाया, उसकी बॉडी को और गिराया, फिर ऊपर मंगवाया और गिराया, तब तक गिरवाया जब तक कि उसके दम नहीं निकल गया, उसका प्राण नहीं निकल गए। तो ऐसा अकबर था। ठीक है, आपने ये जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा। तो एक जगह हम अकबर को ग्रेट कह रहे हैं, एक जगह हम अकबर को लिबरल कह रहे हैं, एक जगह हम अकबर को दयालु कह रहे हैं और एक जगह हम अकबर का ये रूप भी देख रहे हैं।
तो वही है कि हिस्टोरियंस ने जिसने जैसा बताया है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, सबके अपने अपने नैरेटिव्स हैं, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, सोच है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, सब अपने अपने हिसाब से एविडेंसेस का यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग है, तो वो हम पढ़ते हैं हिस्टीरियोग्राफी में। तो जैसे कि 4 मेजर इंपॉर्टेंट व्यूज हैं। पहला है कॉलोनियल व्यू, दूसरा है नेशनलिस्ट व्यू, तीसरा है मार्क्सिस्ट व्यू और चौथा है नॉन पॉलिटिकल व्यू। ठीक है, अब एक एक करके इन व्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इन व्यूज में होता क्या है। ठीक है, तो भारत की हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, तो एंशियंट इंडिया जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम ये भारत की हिस्ट्री के व्यू पॉइंट्स को जानने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉलोनियलिज्म की, कॉलोनियल व्यू की। तो यहां पर कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं जैसे कि सर विलियम जोन्स, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। तो सर विलियम जोन्स हैं जिन्होंने कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, और आप लोगों को याद हो इनके बाद में इनको जवाब देने के लिए इनके सामने कौन उतरे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। उन्होंने क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी बंगाल में। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स की बात करते हैं। तो सर विलियम जोन्स, वीए स्मिथ, जेम्स मिल, मैक्स मिलर, ये कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत की हिस्ट्री को बताया है, और इन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा तो कोई इतिहास था ही नहीं, तुम्हारा इतिहास तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा है, तब तक कि क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत बाद में पता चला हमको, खुदाई हड़प्पा की जो हुई है वो बहुत बाद में पता चली। तो इन लोगों का कहना ही है कि तुम्हारा तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं, आर्यंस जो आए वो बाहर से आए, आर्यंस बाहर से आए, वो आके यहाँ पर सेटल हुए। ठीक है, तो तुम्हारी अपनी तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना था। वीए स्मिथ ने दिया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल ने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इस बुक में ये बताते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो हिंदू की थी, मेडिवल हिस्ट्री जो है वो मुस्लिम्स की हुई, इस्लाम की हुई, उनका परचम लहराया। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बेटा वो है क्या, सिविलाइज्ड लोगों की। अब ये सिविलाइज्ड कौन है, ये सिविलाइज्ड ये अपने आप को कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं। मतलब कि हिंदू और मुस्लिम्स जो भारत में इतने वर्षों से थे वो तो सिविलाइज थे ही नहीं। ठीक है, उनका तो कोई इतिहास ही नहीं है, इन लोगों का ये मानना है। तो ये सारी चीजें किस पे, ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने किस पर फोकस किया है, इन्होंने फोकस किया है राइटिंग ऑफ हिस्ट्री पर। ठीक है, खाली इन्होंने देखा है और लिखा है, इन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन घुसेड़ी है और आपको ये बुक लिख के दी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने स्थापना करी है इसकी 1784 में। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल, मैंने कल आपको 2 तरीके के वो बताए थे सोर्सेस, तो इन्होंने लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर ही हिस्ट्री को लिखा है, और किसी ने भी कोशिश नहीं करी एक्चुअली ढंग से हमारे लिटरेरी सोर्सेस को पढ़ने की। जो मैंने कल आपको इतने सारे लिटरेरी सोर्सेस बताए थे भारत के अंदर, किसी ने भी कोशिश नहीं करी ढंग से पढ़ने की उनको, तो जो मन में आया वो लिख दिया। बाद में आर्कियोलॉजिकल, इन्होंने क्या, इनका फोकस क्या था, फोकस ऑन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, फोकस इनका सिर्फ लिखने पे है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने स्थापना करी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय पुरातत्व सर्वे को क्या बोलते हैं, जो भी है आपका हिंदी में, तो उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने क्या करी है, एस्टेब्लिशमेंट किया है। फिर भारत में धीरे धीरे क्या होना शुरू किया है, हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने शुरू हुए। ये फॉर्मेशन इसकी कब हुई बेटा, 1861 में हुई। इसका लोगो क्या कहता है, इसका लोगो आपको ऊपर दिखा हुआ है, इनका मेन वर्ड क्या है, मोटो क्या है, प्रत्न कीर्तिम पावरणुम, प्रत्न कीर्तिम पावरणुम, प्रयत्न करो। ठीक है, भारत की कीर्ति को पाने के लिए प्रयत्न किया है, धीरे धीरे काफी सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्होंने
निकाला है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताया है, बहुत सारी सिविलाइजेशंस के बारे में हमको बताया है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, 24 तिलक मार्ग पे। फाउंडर इसके ये भाई साहब थे। अब ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। फिलहाल के इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वी विद्यावती हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। तो आप लोग भी तरक्की करो और आप भी ऐसे ही आईएएस ऑफिसर वगैरह बनो। बजट वगैरह इसका सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और उसके बाद हिस्ट्री को, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो उसके बाद में हिस्ट्री को लिखा जाने लगा कैसे? अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस इन्होंने, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस निकालने की शुरुआत तब हुई है, ठीक है। एएसआई की स्थापना क्यों करी गई थी? क्या एएसआई की स्थापना इसलिए करी गई थी कि भाई हम निकालेंगे खोद खोद के एविडेंसेस, तब हम भारत का इतिहास जो है, सुनहरा इतिहास, उसको बताएंगे, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल ये आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपका क्रॉस वैलिडेट करते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेस को। तो ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली इनको क्या करना था, यहाँ पे क्यों स्थापना करी थी? एज द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एज अ साइंस। तो यहां ध्यान रखना, इतने उदारवादी नहीं थे ये ब्रिटिशर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजी एज अ साइंस, क्योंकि इनको पता था कि भारत में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पुरातत्व विशेषज्ञ ऐसे कुछ हुए नहीं है जो कि ऐसे जमीन खोद के कुछ निकालें, कुछ पुरानी चीजों की स्टडी करें। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया आर्कियोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ने के लिए भारत में। और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया है कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव डाला है, किसमें? एंशियंट हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में कॉलोनियल पर्सपेक्टिव डाले। वो तो 1850 से नेशनल पर्सपेक्टिव की शुरुआत हुई हिस्ट्री के अंदर। जब नेशनलिज्म थोड़ा सा लोगों के अंदर आया, लोगों को ये अकल आई कि भाई ये तो हमें बर्बाद करके मानेंगे, ये तो कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि हम राम की भूमि से हैं, कृष्ण की भूमि से हैं, शिव की भूमि से हैं, विवेकानंद की भूमि से हैं। हम बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ये भाई साहब तो कह रहे हैं हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। तो 1850 के बाद में आता है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के बाद आता है, जब लोगों को बोलने का खूब मौका मिल गया ना, खूब अधिकार मिल गया, तो उसके बाद में आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में आता है बेटा क्या? मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये कैसे है? जब कॉलोनियल व्यू कब आया? जब ये लोग भारत आए, ये 1850 से शुरू हुआ है। ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्होंने सब। अब मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है? मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है? हर जगह क्या है? फ्यूडलिज्म है। और फ्यूडलिज्म से लड़ने के लिए क्या होगा? वर्किंग क्लास को, प्रोलेटेरिएट को दबाया जा रहा है, उसको अपनी आवाज उठानी होगी। मार्क्स तो हर जगह यही कहता है ना। तो मार्क्सिस्ट व्यू क्या बताता है? मार्क्सिस्ट व्यू ये कहता है कि हिस्ट्री को आपने अभी तक पढ़ा है टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। हमेशा हर किसी ने राजा की बात करी है, कभी किसी ने प्रजा की बात नहीं करी। तो जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को लेकर हिस्ट्री को पढ़ता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच, इनका मानना यह है, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वालों का, इनका मानना यह है कि भाई अगर किसी राजा को, किसी राज्य को, किसी शासन को, किसी शासन व्यवस्था को समझना है, तो पहले वहां की प्रजा को समझो। प्रजा कैसी थी? प्रजा के पास क्या उपयुक्त पर्याप्त साधन थे जीवन जीने के लिए? क्या प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न थी? क्या प्रजा गरीब थी? क्या प्रजा को लूटा जा रहा था? क्या प्रजा को यातनाएं दी जा रही थी, प्रताड़नाएं करी जा रही थी, या प्रजा खुशहाल थी? तो यथा राजा तथा प्रजा तो हम पढ़ते ही हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। लेकिन अगर आपको राजा का शासन देखना है तो आपको पहले नीचे अपने आसपास ही प्रजा को देख लेना चाहिए। ये इनका मार्क्सिस्ट व्यू था हिस्ट्री को समझने का, ठीक है। तो नेशनलिस्ट व्यू को भी करेंगे। नॉन पॉलिटिकल व्यू क्या है? जो भी करंट में चल रहा है, ये मिक्सचर है किसका? इन तीनों का, ऊपर वालों का। करंट में ये चल रहा है, तो करंट में मोटा भाई ने क्या किया है? एक कमेटी भी बनाई है जो कि हिस्ट्री को ढंग से पढ़ रही है, ठीक है। तो स्कूल में जो काम उन्होंने नहीं किया होगा, अब कर रहे हैं वो। और हम जैसे, मतलब हम जैसे नहीं, मतलब आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो
पढ़ रहे हैं वो अभी ढंग से वहां पे बैठ के, और हिस्ट्री को दोबारा से रीराइट करने की कोशिश करी जा रही है। दैट इज नॉन पॉलिटिकल व्यू, कि हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसाएंगे, हम एक्चुअल सही चीजें निकाल के लाएंगे और हिस्ट्री को दोबारा से रीराइट करेंगे। तो ये करंट व्यू चल रहा है, ये चारों व्यू हैं, तो एक एक करके हमको ये चारों व्यू पढ़ने हैं। तो कॉलोनियल व्यू की जब बात करते हैं तो कॉलोनियल व्यू की मेजर हाईलाइट्स क्या है कि इन्होंने रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से काफी सारी शासन व्यवस्था में एक एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाया गया। उससे पहले भारत में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था इनके हिसाब से। क्यों इन्होंने ऐसा किया है, हमारी हिस्ट्री को, हमारे ग्लोरियस पास्ट को क्यों इन्होंने इतना डिमोलिश करने की कोशिश करी है? क्योंकि सीधी सी बात है, जब तुम किसी के घर जाते हो, ठीक है, या जब तुम किसी नए स्कूल में जाते हो, ठीक है, जब तुम किसी नए स्कूल में जाते हो तो अपने पुराने स्कूल में कितने भी बड़े तुम फिसड्डी हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी बड़े स्कूल से आए हो, है ना, एक स्कूल है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है, तुम वहां के थर्ड ग्रेड के बच्चे हो, थर्ड ग्रेड मतलब एकदम फिसड्डी टाइप्स, ठीक है, और कोई एक सरकारी स्कूल है, वहां पर एक बहुत ही बच्चा बढ़िया है, ठीक है, ये सरकारी स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, बहुत ज्यादा फीस वाला, एकदम ऐसे मॉल वाली फैसिलिटी देने वाला स्कूल है। सरकारी स्कूल का बच्चा बहुत ही ज्यादा होशियार है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे स्कूल से आए हो जहां पर पैसा फेंको और फैसिलिटीज के नाम पर बहुत बहुत फैसिलिटीज हैं, चाहे तुमको पढ़ाई आती हो ना आती हो। तो जब तुम ये सरकारी स्कूल में घुसोगे, है ना, तो तुम क्या दिखाओगे? वहां पर अपनी धाक दिखाओगे, और वहां पर चाहे तुम्हारे अंदर कोई दम ना हो, तुम क्या करोगे? वो सरकारी स्कूल के बच्चे में कमी निकालोगे, उसके स्कूल में कमी निकालोगे, बोलोगे कि तुम्हारे यहाँ पेंट नहीं हुआ, ठीक है, 4 कमरों में स्कूल चल रहा है, बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो कंप्यूटर पे क्लासेस करते हैं, डिजिटल क्लासेस करते हैं, तो उसमें कमी निकालोगे। उसकी उसकी जो मतलब भाई स्कूल का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आपको शिक्षा कितनी मिली है, आपको क्या आता है, ठीक है। तो भारत में कोई कमी नहीं थी, हमारा ग्लोरियस पार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ गोल गुंबद बन चुकी थी, जिसमें कि एक एक कोने में अगर तुम फुसफुसाओगे तो दूसरे कोने में सुनाई देगा। किसने बनवाया था? बहमनी सल्तनत ने, अंग्रेज तो नहीं थे तब। हमारे यहाँ ताजमहल बन चुका था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मतलब सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, अंग्रेज तो नहीं थे तब। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे हमारे ग्लोरियस पास्ट को डिमोलिश करने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि ये चाहते थे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर स्थापित हो, इनकी धाक चले, वही प्राइवेट स्कूल के बच्चे की तरह। अरे तुझे तो फोन भी चलाना नहीं आता, तुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, हमारे यहाँ तो क्लासेस भी मतलब एकदम ऐसे होती हैं। तो जस्ट बिकॉज कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने हमारे पास्ट को डिमोलिश करने की कोशिश करी। रीजन क्या था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये था कि जब ये बच्चा सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल वालों में जब कंपटीशन होगा तो सरकारी स्कूल वाला ही जीतेगा, है ना। लेकिन अब सरकारी वाला जीत गया तो इसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी, इसका तो कोई फिर धाक चलेगी नहीं। तो जस्ट बिकॉज कि इनको पता था कि भारत जो है एक कल्चरल, ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक सोसाइटी है, और इस कल्चरल, ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक सोसाइटी में अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इनको इन्हीं के कल्चर में कमियां दिखाओ, इनको इन्हीं के ट्रेडिशन में कमियां दिखाओ, इनको इन्हीं के रिचुअल्स में कमियां दिखाओ, सो दैट कि ये तुमको फॉलो करें। इनका मेन एजेंडा ये था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले क्या किया इसके लिए? ये थोड़ा चतुर व्यक्ति था, इसने क्या किया कि यार सिंपल सी बात है कि अगर इनको इनके कल्चर में, इनके ट्रेडिशन में, इनके रिचुअल में हमको कमियां निकालनी है तो हमको पहले समझना पड़ेगा इनका कल्चर क्या है, इनका ट्रेडिशन क्या है, इनका रिचुअल क्या है। तो भाई साहब ये वॉरेन हेस्टिंग ने मनुस्मृति को पढ़ा और इन्होंने बोला कि ये मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है, सो दैट कि जो ब्रिटिशर्स आएंगे आगे रूल करने, ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इसको पढ़ सकें और ये भारत का ट्रेडिशन समझ पाए। और नो डाउट मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि कास्टिज्म को दिखाती हैं, ठीक है, जो कि सुपीरियरिटी ऑफ मेल को दिखाती हैं ओवर विमेन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मनुस्मृति में, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, केबीसी में भी ये सवाल पूछा गया था। तो इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा, और मनुस्मृति को मतलब इन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी, और इनके हाथ में वो एक दुखती नब्ज आ गई है भारतीयों की। क्या? मनुस्मृति, जिसमें कि काफी सारी चीजें जो है ऐसी हैं जो कि आज की डेट में अगर आप पढ़ोगे तो बोलोगे कि क्या बकवास है।
मनुस्मृति में ही लिखा है कि कार्येषु दासी भोजेषु रंभा। ठीक है, कार्येषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा। तो फीमेल के लिए बोला गया है मनुस्मृति में कि कार्य में काम करने में कैसी हो, दासी के जैसी, मतलब नौकरानी की तरह काम करे, खूब पूरे दिन काम करती रहे। भोजेषु माता, खाना खिलाने में, लोगों का पेट भरने में, घर वालों को पेट भरने में माँ की तरह हो। माँ क्या करती है कि बच्चा अगर 4 रोटी भी खा लेगा ना तो भी माँ उसको जबरदस्ती 5वीं दे जाएगी, चाहे भूख ना हो। तो खाना खिलाने में माँ के जैसी हो। और शयनेषु रंभा, पत्नी के रूप में वो रंभा जैसी हो। तो इतनी सारी कंडीशंस जो हैं। और पूज्येषु लक्ष्मी, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पूज्येषु लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जैसी पूज्यनीय हो। तो लक्ष्मी जैसी पूज्यनीय है, फिर भी तुम उससे कार्येषु दासी, दासी की तरह काम करवाओगे। तो मनुस्मृति में काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में क्या है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है आज की डेट में। उस टाइम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे समाज वैसा ही था। तो इन्होंने ऐसी दुखती हुई नब्जों को पकड़ा है और फिर लोगों को इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि देखो तुम्हारा तो समाज बेकार है, देखो तुम्हारा ट्रेडिशन क्या बोलता है, गलत बोलता है ये। तो इस तरीके से लॉ ऑफ गेंटू जो है, इन्होंने अपने अपने लॉ बनाए हैं। ठीक है, आए हैं, इन्होंने हमारे पास्ट को धूमिल किया है और हमारे लिए इन्होंने अपने ही अलग लॉ बना दिए। तो ये है कॉलोनियल रूल। यहां पर हम बात करते हैं 3 लोगों की, मैक्स मुलर की। ठीक है, मैक्स मुलर जो कि एक जर्मन ओरिजिन का व्यक्ति था, जर्मन ओरिजिन का व्यक्ति था। इसने क्या किया है, इसी ने एंशियंट टेक्स्ट को, एंशियंट टेक्स्ट जो है हमारे भारतीयों के, उनको कन्वर्ट किया है, किसमें, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो यही है वो व्यक्ति। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप पढ़ते कुछ और हो, जब और उसका ट्रांसलेशन करते हो अंग्रेजी में तो मतलब कुछ और ही निकलता है। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर पे अगर आप कोई चीज डालोगे तो वो कुछ और ही निकल के आती है। तो ऐसी चीज भी बहुत हुई है और इन सब चीजों की वजह से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। इन्होंने ईस्ट सीरीज की, मतलब कि हमारे यहाँ पर जितनी, हमको ईस्टर्न बोला जाता है तो वो लोग वेस्टर्न थे, तो ईस्टर्न सीरीज की जितनी भी बुक्स हैं इन्होंने क्या किया है, उनको कन्वर्ट किया। और यही वो व्यक्ति है जिसने क्या दिया है, थ्योरी ऑफ इन्वेजन ऑफ आर्यंस इनटू इंडिया। कि भारत जो है, भारत में आर्यंस पहले से नहीं थे, आर्यंस तो बाहर से आए थे। कहां से आए थे, कैराकस पर्वत से आए थे। कुछ लोग यूरोप में चले गए आर्यंस, और कुछ लोग इंडिया में आ गए। ठीक है, कुछ लोग इंडिया में आ गए। इसलिए इसलिए कश्मीर या उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं गोरे हैं, क्योंकि आर्यंस वहां पर आए पर्वतों के रास्ते से। और यूरोपियन लोग जो हैं वो भी गोरे हैं। लेकिन वहीं पर साउथ इंडियंस की बात करो तो वो द्रविडियन हैं, और इसलिए उनका रंग और उनकी रेस जो है अलग है, सांवले हैं। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी भाई साहब ने, और इन्होंने बताया कि भाई उत्तर भारत में तो हम यहाँ के हैं ही नहीं। उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो आर्यंस की ब्रीड हैं आगे की। तो ये चीज जो है बाद में खैर गलत साबित होती है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भी आर्य नाम जो है बहुत बार लिया गया है। आर्य का मतलब होता है क्षत्रिय, और हमारे यहाँ पर जो गुज्जर्स की ओरिजिन है वो भारत की ही ओरिजिन है। तो ये सारी थ्योरी बाद में बेकार हो गई। लेकिन उस टाइम पर सबने इनकी थ्योरी इतनी इतनी ज्यादा, इनकी थ्योरी जो है प्रॉमिसिंग थी कि लोगों ने बहुत ज्यादा विश्वास किया, और लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ हमारी हमारी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। इस तरीके से क्या हुआ, भारतीयों का आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ भारतीयों के अंदर कि हम तो भाई यहाँ के हैं नहीं। होता है ना, एक बच्चा जिसको 15 साल के बाद पता चले कि तुम्हारे असली मम्मी पापा ये नहीं है, ठीक है, तुम्हारे असली मम्मी पापा तो कोई और है, तो बच्चे को एकदम से झटका लगता है और बच्चे को होने लगती है आइडेंटिटी क्राइसिस कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरे भाई साहब हैं विलियम जोन्स। तो इन्होंने 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी, जो कि मैंने आपको बताया है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को, मैंने आपको कल बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम को कन्वर्ट किया है किसमें, इंग्लिश में। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नॉन पॉलिटिकल लिटरेरी सोर्स है, नॉन पॉलिटिकल लिटरेरी सोर्स।
नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, सेक्युलर लिटरेरी सोर्स, कल ही बताया था। सेक्युलर लिटरेरी सोर्स कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इन्होंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इन्होंने ये बताया विलियम जोन्स ने कि भाई संस्कृत और इंग्लिश दोनों सेम सेम है कुछ कुछ हद तक, जैसे कि ब्रदर और भात्र, फादर और पितृ, मदर और मातृ, है ना, जो हमने नमस्ते लंदन में काफी सारी चीजें बोली हैं अक्षय कुमार ने, वो विलियम जोन्स ने ही बताई थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने बताई थी, ब्रदर तुम्हारे यहां पर, हमारे यहां पे भात्र, तुम्हारे यहां पर मदर, हमारे यहां पे मातृ। ठीक है, तो ये सारी चीजें विलियम जोन्स ने हमको बताई और इन्होंने भी बताया है क्या, इन्होंने बताया है ओरिजिन ऑन, इन्होंने बताई इन्वेजन ऑफ आर्यन, आर्यन भारत में कैसे आए। इन भाई साहब ने बताया विलियम जोन्स ने ओरिजिन ऑफ आर्यन, आर्यंस का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, ये इनकी थ्योरी है। उसके बाद में बात करेंगे जेम्स मिल की, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैंने यहां पे लिखी हुई है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, इसीलिए भारत की अभी हम जब एंशियंट हिस्ट्री, अभी हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कल के और आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके पेपर में। तो ये जो सर विलियम जोन्स हैं, इन्होंने ये बताया कि द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द वंडरफुल स्ट्रक्चर, द संस्कृत लैंग्वेज इज ऑफ वंडरफुल स्ट्रक्चर, बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर है इसका, और मोर परफेक्ट देन द ग्रीक, ग्रीक स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। ठीक है, लैटिन से भी मिलता जुलता है, मोर कॉस्पियस, मोर कॉपियस। ठीक है, कॉपी है किसकी, लैटिन की, तो मोर कॉपियस देन लैटिन एंड मोर एक्सक्यूसिटली रीडिफाइंड देन आइदर। ठीक है, सबसे ज्यादा रीडिफाइंड है, ये सर विलियम जोन्स ने बोला है। कहां के थे ये, जर्मन के थे, नहीं सॉरी मैक्स मुलर थे जर्मन के। तो ये विंसेंट ए स्मिथ ने लिखी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है जेम्स मिल ने, जेम्स मिल। ये हैं आपके मैक्स म्यूलर जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी बताई। ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। ठीक है, ये हैं आपके जेम्स मिल जिन्होंने क्या दिया, द थ्योरी ऑफ द अर्ली थ्योरी ऑफ सॉरी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने बताई। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज और अपना अपना कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है हिस्ट्री का भारत में। ठीक है, तो ये जो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये कहां से कहां तक की है, 600 बीसी से लेकर कॉन्केस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर को भी इन्होंने ग्रेट बताया है। ठीक है, तो ये जितने भी लोगों को ग्रेट बताने वाले लोग हैं वो यही हैं। तो नेचर ऑफ कॉलोनियल राइटिंग क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया है, जनरलाइज कर दिया हिस्ट्री को। इन्होंने हिस्ट्री को अलग अलग किंगडम और डायनेस्टी के हिसाब से नहीं पढ़ा, एक जनरल वे में पढ़ा है। ठीक है, और जनरल वे में ही लोगों को बताया है। इन्होंने एंशियंट इंडियंस क्या मतलब क्या किया है, एंशियंट इंडियंस लैक्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने बोला है कि जो भारत के प्राचीन लोग थे उनको हिस्ट्री का सेंस ही नहीं था। इंडिया में तानाशाही का रूल था, इन्होंने ये बताया तानाशाही थी इंडिया में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिशर्स लेकर आए, इनका ये कहना है, क्योंकि राजाओं का शासन चलता था। इन्होंने बोला नो कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई कल्चर ही नहीं है। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर पुनर्जन्म में मानती है, स्पिरिचुअलिज्म में मानती है, वो स्पिरिचुअलिज्म जिसको आज पूरी दुनिया जो है भारत के लिए क्या कर रही है, मतलब सलाम करती है स्पिरिचुअलिटीज की के बेसिस पर। अंग्रेज भारत आते हैं और वृंदावन में और मथुरा में ऐसे घूमते पागलों की तरह, जाके देख लेना कभी। ठीक है, किसकी तलाश में, स्पिरिचुअलिज्म की तलाश में, आध्यात्म की तलाश में। और तब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि पॉपुलेशन जो है स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करती है, मतलब कि पुनर्जन्म में बिलीव करती है, लाइफ ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीव करती है, जो कि एक बेतुकी बात है। इन्होंने बोला कि भारत में तो कास्ट सिस्टम है, बेकार है ये। ठीक है, भारत में कास्ट सिस्टम है, बेकार बात है ये, जबकि ये लोग आज भी रेसिज्म करते हैं अपने यहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ कास्टिज्म है, इनके यहाँ पर तो रंग के ऊपर भेदभाव है। इन्होंने बोला कि भारतीय लोगों में नेशनलिज्म की कोई भावना ही नहीं है, भारतीय लोगों में उनके देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, देशभक्ति नहीं है। तो एक्चुअली इंडिया उस टाइम पर अलग अलग राजाओं का, राज्यों का शासन हुआ करता था, तो राज्यों के लोग, राज्यों के शासन के लोग राज्यों के लिए जो है पैट्रियोट होते थे। भारत ऐसा नेशन पहले था ही नहीं,
भारत एज अ नेशन था ही नहीं। भारत तो किंगडम्स का राज्य, किंगडम्स की जगह थी जहां पर बहुत सारे राजा अलग अलग जगहों को शासित करते थे। तो इन्होंने कहा कि भारत में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, भारत में इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है। इंपीरियलिस्टिक से भी पहले की अप्रोच है। यहां पर फॉरेनर्स का ज्यादा रोल है। एंशियंट इंडिया में फॉरेनर्स का ज्यादा रोल है, यानी कि आर्यंस आए हैं तब भारत में ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। इन्होंने बोला अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ तो बहुत सारी चीजें भारत में आई हैं। लेकिन ये बताना भूल गए कि अलेक्जेंडर वो व्यक्ति है जो दुनिया को जीत गया लेकिन भारत को नहीं जीत पाया। ये बताना भूल गए। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूल है, राजशाही है। इन्होंने जस्टिफाई किया कि कॉलोनियल रूल बहुत सही है, भारत को ऐसे ही रूल की जरूरत थी क्योंकि भारत का अपना कोई रूल नहीं है। इन्होंने बताया कि एंशियंट इंडिया में हिंदुइज्म था, मेडिवल इंडिया में मुस्लिम, और ब्रिटिश पीरियड में कौन है, सिविलाइज्ड पीरियड है। ये ब्रिटिश पीरियड सिविलाइज्ड पीरियड है, यानी कि ये जो पहले के लोग हैं ये सिविलाइज नहीं थे, अनसिविलाइज थे, इनका ये कहना था। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनलिस्ट व्यू की। तो नेशनलिस्ट व्यू में हम काफी सारे लोगों के नामों की चर्चा करेंगे। ये वो लोग हैं जब 1850 के, अच्छा इनके नाम पर टिकट्स भी चली हैं, टिकट्स आपकी इनके नाम पे भी चली है, मैक्स म्यूलर के नाम पर भी चली है, क्योंकि इन्होंने आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन दी थी। ठीक है, चलिए आरसी मजुमदार की बात करते हैं। आरसी मजुमदार, अब इनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको पढ़ना होगा, क्या विकिपीडिया पे खोल खाल के देख लेना इनका सबका। मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूं। यहाँ पे क्या है कि आरसी मजुमदार ने क्या लिखा है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। इन लोगों ने शुरुआत करी क्या कि यार ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये तो बकवास है, ऐसे तो हम बिल्कुल ही मतलब खत्म हो जाएंगे, हमारा कल्चर ही समाप्त हो जाएगा। तब ये लोग जो हैं ये बने नेशनलिस्ट व्यू ऑफ हिस्टोरियंस, इन लोगों ने दिया। तो आरसी मजुमदार जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। तो इन्होंने बताया एक्चुअली में कि क्या है कल्चर हमारा। के एल नीलकंठ शास्त्री, के एल नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो सबका योगदान है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि तब तक क्या शुरू हो गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बन चुकी थी, तो हमारी ये सब खुदाई वुदाई हो रही थी। केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, इन्होंने हिंदू पॉलिटी के बारे में बताया है कि हिंदू लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, शासन कैसा हुआ करता था। तो ये जो ब्रिटिशर्स बकवास कर रहे हैं कि हमने ही शासन व्यवस्था लेके आए हैं, तो केपी जायसवाल ने इसका जवाब दिया कि भैया हिंदू पॉलिटी के बारे में मैं तुमको बताता हूं क्या होती है। हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने हिस्टोरिकल राइटिंग्स लिखी किसके ऊपर, महाभारत पीरियड के ऊपर। तो हिस्टोरिकल राइटिंग्स है इनकी किसके ऊपर है, ये ऑन महाभारत पीरियड। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम वाले जो राजा रानी है, दुष्यंत और शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे हुए थे भरत, उसके बाद हमारे देश का नाम पड़ा था भारत। और ये जो भरत हैं इन्हीं के वंशज हैं, कौन, ये कौरव और पांडव इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो ये जो महाभारत है एक्चुअल में कालिदास ने जो लिखा था, वहां से फिर ये जो महाभारत है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है बेटा, चलें आगे। तो डी आर भंडारकर की बात करेंगे। डी आर भंडारकर कौन है, ये डी आर भंडारकर ये भी हिस्टोरियन है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इनका नाम है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इन्होंने अशोकन हिस्ट्री लिखी है, अशोकन, अशोका के ऊपर की जितनी भी हिस्ट्री है वो इन्होंने लिखी है। वी के रजवाड़े, वी के रजवाड़े, विश्वनाथ काशी रजवाड़े, विश्वनाथ काशी रजवाड़े, इन्होंने मराठी लैंग्वेज में हिस्ट्री लिखी है, मराठी लैंग्वेज हिस्ट्री। और आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर, इन्होंने हिस्ट्री लिखी है किसकी बेटा, सतवाहना डायनेस्टी की, हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास। इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म, हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णविज्म। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताया कि भारत में सोशल रिफॉर्म्स कैसे थे। अंग्रेजों के आने से पहले भी बहुत सारे लोग थे जो सोशल रिफॉर्म्स में शामिल थे। तो इन्होंने, इन लोगों ने दिया है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्होंने क्या किया है एक्चुअली,
इन्होंने सब कुछ बढ़ाई 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 बढ़ाई, इन्होंने ग्लोरियस किया है हमारे पास्ट की ग्लोरी को और बढ़ाया, ग्लोरी को क्या किया है, इंक्रीज किया है, अवर पास्ट ग्लोरी। ठीक है, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ कमियां बताई, इन्होंने सिर्फ खूबियां बताई, बैलेंस व्यू जो है अभी भी नहीं है। ठीक है, ये आरसी मजुमदार जी हैं, ये आपका वीके रजवाड़े जी हैं, ये आपका देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, डीआर भंडारकर जी हैं। तो ये सारी चीजें, फीचर्स क्या है नेशनलिस्ट राइटिंग के, कि इन्होंने रेशनलिस्ट व्यू दिया है, रेशनलिस्ट। इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है इंडियन हिस्ट्री को, कि जिसको क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताया है, इन्होंने पुनर्जागरण के बारे में बताया है, कि भारत में बहुत जरूरी है कि हम अपने प्राचीन इतिहास को समझें, उसको पुनर्जीवित करें। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है फॉरेन ऑथर्स को, उनकी आलोचना करी है, और इन्होंने मेनली इंपॉर्टेंटली इंडिजीनियस किंगडम्स और डायनेस्टीज के बारे में बताया। जैसे किसी ने अशोका के बारे में बताया है, किसी ने मौर्यंस के बारे में बताया है, किसी ने सतवाहना डायनेस्टी के बारे में बताया, किसी ने साउथ इंडियन सोसाइटीज के बारे में बताया है, किसी ने महाभारत पीरियड के बारे में बताया है। तो अलग अलग किंगडम और अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में इन लोगों ने बताया है, और इन्होंने बोला है कि फॉरेन इन्वेजन बकवास चीज है। निगेट किया है किसको, फॉरेन इन्वेजन को। फॉरेन इन्वेजन को क्या किया है इन्होंने, निगेट किया है, यानी कि उसकी जो अहमियत है उसको बहुत कम रखा है। ठीक है, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन किस किस का हुआ, अलेक्जेंडर का हुआ। ठीक है, जैसे कि कुशाणास का हुआ, कुशांस का हुआ, जैसे कि शकास का हुआ। तो इनके इनके फॉरेन इन्वेजन को इन्होंने काफी निगेट किया, निगेट द रोल ऑफ फॉरेन इन्वेजन। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है, रिटन अबाउट एंशियंट इंस्टीट्यूशंस। अगर आप बात करें किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो एंशियंट था, मुस्लिम इस्लाम के आने से पहले भी था। तो हमारे यहां पर विश्वविद्यालय भी थे। एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन्होंने बताया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान का पार्ट बताते हैं उसको, उसके बारे में बताया कि भाई वो भी तो थी हमारे यहाँ पर, तक्षशिला थी हमारे यहाँ पर, नालंदा थी। तो इन्होंने बताया है कि राइज ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हुआ, भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे हमारे यहाँ पर राइज हुआ। हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में तो बहुत पहले चाणक्य ने लिख ही दिया था। तो ये सारी चीजें जो कि अंग्रेजों ने नहीं बताई, इन्होंने बताया कि पहले प्राचीन काल में हार्मनी कैसे आई थी, हार्मनी कितनी ज्यादा थी, हार्मनी इन एंशियंट इंडियन सोसाइटीज, उनके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इन्होंने साउथ इंडियन डायनेस्टीज को सबसे ज्यादा कवर किया है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज को। थोड़ा सा बचा, साउथ इंडियन डायनेस्टीज को कवर किया है। तो ये सारी चीजें जो है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती हैं हमारी हिस्ट्री का। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने क्या बोला है, कि जो आपका दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या बोला है कि भाई सब कुछ जो है हिस्ट्री में क्या हुआ है, सब कुछ जितना भी है, चाहे वो ब्रिटिश राज में रहा हो, चाहे वो इस्लाम मतलब दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत में रहा हो, चाहे वो आपका उससे पहले की एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में रहा हो, सब कुछ राजाओं के हाथ में था। फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म था और फ्यूडलिज्म था। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट तो कहते ही वही बात है कि लोगों को समझो, लोगों की दशा को समझो, तो आपको समझ में आएगा राजा कैसा था। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यही कहता है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके चलो हिस्ट्री की। तो खैर ये वाली जो हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज्यादा कुछ चला नहीं है, बट हाँ काफी लोगों ने इसको सही माना है। एक्चुअल में बात भी सही है कि अगर आपको देखना है कि राजा कैसा है, तो प्रजा का हाल देखिए। पुराने टाइम में राजा भी क्या करते थे कि अपने देश में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है उसके लिए खुद देश बदल के अपनी प्रजा का हाल देखते थे। तो प्रजा का हाल राजा देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि प्रजा में क्या चल रहा है, प्रजा प्रजा किस चीज से गुजर रही है। तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि फ्यूडलिज्म को समझो। ठीक है, तो अब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में दो लोगों का नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, ए.एल. भशम और डी.डी. कौशाम्बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ए.एल. भशम की एक बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। इन्होंने क्या किया है, मिक्स किया है नेशनलिस्ट और दैट आपका ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू को।
नॉन पॉलिटिकल तरीके से कि ना हम इनकी बात को बड़ी रखेंगे ना हम उनकी बात को बड़ी रखेंगे, हम दोनों में से एक्चुअल जिसके फैक्ट निकल के आ रहे हैं हम उस चीज को दिखाएंगे। तो द वंडर दैट वाज इंडिया करके एक ए एल भशमगी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और ये कल्चर और सिविलाइजेशन को दिखाती है। इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, इनकी सारी की सारी राइटिंग्स कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया को दिखाती है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अब तक हड़प्पा की भी खोज हो चुकी है, मोहनजोदाड़ो की भी खोज हो चुकी है, और हमको पता चल गया है कि हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, हमारा इतिहास तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो इन्होंने कल्चर ऑफ एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया को क्या किया है, हाईलाइट किया है। ठीक है, डीडी कौशाम्बी की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया है, इनकी एक बुक है। ठीक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है क्या, यही द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है, इनकी बुक का जो नाम है वो है द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। आप ये बुक्स को सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, अमेजोन से मंगा भी सकते हो, एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। ठीक है, तो इन्होंने मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया है बेटा, कि कितना हमारे यहां पर राजा के पास में कितना पैसा था, कितनी धन संपत्ति थी, कैसे कॉइन चलते थे। ठीक है, किस तरीके की किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। तो ये सब किस में आ गया, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में। इन्होंने सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस बताई हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, भारत के इतिहास में इसका डेवलपमेंट बताया है कि कैसे कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है। इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से अलग अलग क्लासेस जो हैं डिफरेंट थी, इन्होंने डिफरेंस बिटवीन क्लासेस बताया। क्योंकि जब इकोनॉमी की बात आ गई तो क्लास की बात आ गई, और क्लास की बात आ गई तो हर क्लास एक दूसरे से अलग होती है, डिफरेंस अमंग दी क्लासेस। तो ये है हमारा क्या, नॉन पॉलिटिकल व्यू। यहां पर कोई धर्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर सिर्फ कल्चर सिविलाइजेशन की बात हो रही है, यहां पर इकोनॉमी की बात हो रही है, यहां पर सोसाइटी की बात हो रही है, यहां पर किसी धर्म की बात नहीं हो रही, किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं नॉन पॉलिटिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो ये है भारत। ठीक है, इतना बड़ा भारत था पहले। ये एंशियंट इंडिया का इंडियन एम्पायर अगर आप देखोगे तो ये यहां तक था। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं बर्मा, ये सब भारत था। ईस्टर्न बंगाल, भूटान, सब भारत था। ये काठमांडू, कश्मीर है इधर। इधर अफगानिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं था पहले से ही। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, बलूचिस्तान, ये सब भारत है। पंजाब, ये पूरा सिंध था, पाकिस्तान तो कहीं था ही नहीं। साइलोन, ये भी भारत का ही पार्ट था, मतलब ऐसे अलग था वैसे, लेकिन बुद्धिज्म यहां तक भी फैला है, अशोका ने यहां तक भी राज किया है। ये सब क्या है, सब भारत है ये। तो ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पॉलिटिकल डिवीजन अगर आप देखोगे तो ये भारत है। ये कहां से है, ये इंपीरियल गैजेटर से निकला हुआ है, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप था। ठीक है, इंपीरियल गैजेटर एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये चारों तरीके का। ठीक है, तो हिस्टीरियोग्राफी आपको समझ में आई, आई होप आई गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि कोरिलेशन क्या है हिस्ट्री और जियोग्राफी में, इंपैक्ट क्या है, क्या जियोग्राफी एक्चुअल में इंपैक्ट करती है, क्या जियोग्राफी एक्चुअल में इंपैक्ट करती है हमारी हिस्ट्री को। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और आई होप कि आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग डाल दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, अगली क्लास में मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो क्या एंशियंट, क्या आपकी ज्योग्राफी इंपैक्ट करती है, डेफिनेटली यस। डज जियोग्राफी impacts impact हिस्ट्री, आंसर होगा यस, करती है। क्यों, क्योंकि माउंटेन जो होते हैं, वैलीज जो होती हैं, ठीक है, माउंटेन्स
वैलीज क्या होते हैं? ये एंट्री पॉइंट्स होते हैं किसी इन्वेजन के लिए। ठीक है, वैली हो गई आपके, पासेस हो गए, ये बैरियर्स होते हैं, या तो एंट्री पॉइंट्स होते हैं या फिर ये बैरियर बनते हैं। तो अगर हिमालय है तो हिमालय की दूसरी साइड से कोई इधर नहीं आ सकता इजीली, तो ये पासेस हैं, पासेस और वैली से आ सकते हैं। तो पासेस, वैली, माउंटेन्स, ये सब क्या है? या तो एंट्री पॉइंट बनते हैं या फिर बनते हैं बैरियर पॉइंट। यानी कि ये हिस्ट्री को बदलने में इनका रोल है। ठीक है, पहली बात। अब आर्यंस अगर आए, अलेक्जेंडर अगर आया तो आया ना, कहां से आया आपको भी पता है, कश्मीर के रास्ते से आया था। प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स मतलब जो प्लेन समतल एरिया है, वहां पर क्या होती है? फर्टिलिटी होती है। तो जहां जहां प्लेन्स रहेंगे वहां वहां आपको पता रहेगा कि वहां का किंगडम जो है बहुत ज्यादा सुख समृद्ध होगा। जैसे कि रायचूर दोआब, रायचूर दोआब कहाँ है बेटा? रायचूर दोआब साउथ में है, और ये प्लेन है किसके किसके बीच में? तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में। अब इस तुंगभद्रा और कृष्णा के टाइम पर कौन है आपका? विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा अच्छा प्लेन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फर्टिलिटी होगी, नहरें उतनी ज्यादा हैं तो खेती उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और आप सभी को पता है कि विजयनगर एम्पायर जो था बहुत ही सुख समृद्धि वाला एम्पायर था। तीसरा, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी हिस्ट्री पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन हुए, टर्किश इन्वेजन हुए, अरेबिक इन्वेजन हुए, पारसी इन्वेजन हुए। क्यों हुए? क्योंकि अफगानिस्तान में, सीरिया में, ईरान में, इराक में नेचुरल रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं थे, भारत में बहुत ज्यादा थे। भारत में नदियां भी हैं, भारत में खेती भी है, भारत में फसलें भी हैं, भारत में अनाज भी है, भारत में सोने की भी खानें थी, भारत में हीरे की भी खानें थी। तो हर तरीके का नेचुरल रिसोर्स इंडिया में था, इसीलिए लोग जो है यहां से आए और यहां से लूट के गए। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन से लेके ब्रिटिशर्स तक सबने लूटा भारत को, क्योंकि लूटने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तभी तो कोई लूटेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज भारत में थे, तो इसीलिए भारत की हिस्ट्री जो है बदली। क्यों नहीं भारत के लोग गए इराक में इन्वेजन करने? क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं लोग, हम लोग, अफगानिस्तान तो हमारे बिल्कुल पास ही था, क्यों नहीं गए हम लोग अफगानिस्तान? क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं हमसे ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़े। रिवर्स, ये हिस्ट्री को चेंज करती हैं। सिमिलरली ऐसे ही कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज कैसे हिस्ट्री को बदलते हैं कि भाई शिप से कौन आया? ब्रिटिशर, पोर्चुगीज आए। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, ये सारी वो जगह हैं जहां से आपके पोर्चुगीज आ रहे हैं। एम्पायर, एम्पायर और उनकी कैपिटल दूर दूर तक उनका नाम होता है। ठीक है, इसीलिए बाहर से लोग, फॉरेन फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं। पॉइंट नंबर 7, रेनफॉल और क्लाइमेट, उसकी वजह से भी क्या है? हिस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें क्या है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं जो कि हिस्ट्री पे इंपैक्ट डाल रही हैं। रेनफॉल एंड क्लाइमेट, आपको पता ही है सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ही शुष्क क्लाइमेट है, और भारत का क्लाइमेट हर तरीके का क्लाइमेट है। तो रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में है। ठीक है, जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी होगा। तो ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है किसी भी देश की हिस्ट्री पर। ठीक है, भारत की ही नहीं, हर देश की हिस्ट्री पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जहां पर के अरेबियन सी है, मतलब बिंगो मैडेंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, बिंगो मैडेंगल। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, ये रहा। ठीक है, यहां तक। तो यहां से जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है? यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे वैली है। ठीक है, रिवर्स भी हैं, इंडस और दुनिया भर की नदियां जो है हिमालय पर्वत से आ रही हैं। ठीक है, दुनिया भर की नदियां जब आ रही हैं यहाँ से, ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी भी है। ठीक है, खेती भी अच्छी खासी होती है, बारिश भी अच्छी खासी पड़ती है, पहाड़ भी अच्छे खासे हैं, वन भी बहुत सारे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। तो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंशियंट इंडिया के टाइम पे बहुत थी। नॉर्थ वेस्ट एंशियंट इंडिया को अगर आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत थी, और यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखकर सेंट्रल एशिया के लोग जो हैं आकर्षित हुए यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो मजा आएगा, इधर चलो लूटते हैं। तो यहाँ आए फिर लोग, यहाँ आए तो फिर मेडिवल इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आज का ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको कोरिलेशन भी बता दिया है, सारी हिस्टोरियोग्राफी भी बता दी है। अब आपको क्या करना है? 12th की और 6th क्लास की बुक उठा के थोड़ा सा पढ़ना है,
और चैप्टर भी क्या मैम आप बताएंगी, तो बेटा तुम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चैप्टर वैप्टर तो अपने आप ढूंढ लेना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं अभी आपकी क्लास को अभी अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। चलो बाय। और भाई जितने भी देख रहे हैं, जितने भी बाद में देखेंगे, लाइक करना शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी अति कृपा होगी और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। जहां सब्सक्रिप्शन कम होते रहे वहीं वीडियोस रुक जाएंगी, सीधी सी बात है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।